सबसे बात अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज हमारा जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की ओरिएंटेशन क्लास है, जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या है, हम इन्हें कौन कौन सा टूल जो है वो पढ़ना है और इन टूल्स को सीख के हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, 2 मंथ्स का कोर्स है। इसके 16 लेक्चर्स हैं और आपके 2 आवर्स है।
क्लास के अंदर आप लोगों को कोर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब भी पूछ सकते हैं, बट पहले मैं यही कोशिश करूंगा कि ऑल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको मैं डिलीवर कर दूं, और अगर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रह जाएगी जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड फ्रीलांसिंग जो है वो कवर करनी है। कि फ्रीलांसिंग का हम जो है वो बेसिक चार्जेस देंगे, जिससे थ्रू आप अपने घर बैठे जो है वो अपनी इसी स्किल्स बेस के ऊपर कैसे अर्निंग कर सकते हैं कम्प्लीटली गाइड करेंगे। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, आपको पता है कि यही दो सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हैं कि जिसके अंदर रहते हुए आप लोग किसी भी तरह की ट्रेंडिंग, किसी भी तरह की स्किल्स के ऊपर कमांड हासिल कर लेंगे, लाइक लोगो डिजाइनिंग, फ्लायर, ब्रोशर, बिलबोर्ड, मैगजीन, बुक्स कवर, इमेज एडिटिंग, वेब यूआई, मोबाइल यूआई, इन तमाम चीज़ों को जो है वो आप इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर 100% कमांड हासिल करके बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं ग्राफिक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमें बेसिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम किसी भी तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आप में कोई ऐसा शख्स है जिसने पहले कभी ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर कोई काम किया हो, या कहीं हल्का फुल्का कोर्स किया हो, या यूट्यूब जिससे सीखी हो? किसी को आइडिया है ग्राफिक डिजाइनिंग का? जी हाशिम, आपने कहाँ से काम किया हुआ है? मैंने अपना पर्सनली लर्निंग करके सेल्फ टॉट होके और फिर अपना फ्रीलांसिंग की भी है फाइवर पे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ फ्रॉम दिस कोर्स। ठीक है, तो आप कौन से मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, कोरल ड्रा या इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप? मेरे पास आजकल मैं सिर्फ फोटो इलिस्ट्रेटर पे काम करता हूँ क्योंकि फोटोशॉप कंपैटिबल नहीं है मेरे लैपटॉप में। कंपैटिबल है बट इतनी रैम नहीं है, सो आई कैन नॉट वर्क ऑन फोटोशॉप। ओके, चलें ठीक है, आपको इस कोर्स के अंदर जो है ना वो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलरेडी जो इसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं और होपफुली उससे ही आपको ज़्यादा इसके ऊपर लर्निंग का मौका मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अच्छा, अभी हम ये है कि फोटोशॉप के अंदर हम काम स्टार्ट करते हैं तो इमेज, जी, तो मैं डिस्कस कर रहा था फोटोशॉप के बारे में। फोटोशॉप जो है एक रास्टर बेस्ड यानी इमेज बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम रहते हुए जो है कि फोटोशॉप में कैसे इमेज को एडिट कैसे कर सकते हैं, इमेज की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये तो है बेसिक्स लेवल के ऊपर काम। अगर मैं इसको देखूं कि थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर फोटोशॉप के ऊपर क्या काम होता है, तो उसके अंदर आपके वेब लेआउट्स आ जाते हैं, मोबाइल ऐप्स आ जाती हैं। हमने ये देखते हैं कि वेबसाइट्स वगैरह जितनी भी होती है कि शायद कोडिंग के थ्रू किया जाता है। सबको मेरी आवाज आ रही है? अभी कुछ लोग कह रहे हैं मुझे आवाज जो है ना वो है। ठीक है, ओके। मैं क्या, अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, अगर जिसको आवाज नहीं आ रही वो काइंडली जो है वो अपना एक दो हाथ जो है ना साउंड को चेक कर लें, माइक वगैरह अपना चेक कर सकते हैं। तो इसमें कहते हैं मोबाइल ऐप्स के ऊपर मैं बात कर रहा था। तो मोबाइल ऐप्स के ऊपर सबसे पहले जो है वो इंटरफेस हमारा फोटोशॉप के ऊपर बनाया जाता है। बाद में उसके अंदर हम उसकी स्लाइसिंग करके तो फिर हम जितना भी डेवलपर को वो पार्ट करते हैं। सेम लाइक हमारी वेबसाइट के ऊपर भी यही काम किया जाता है। अब इलस्ट्रेटर की बात करता हूँ। इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं, मींस लोगोस डिजाइनिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक डिजाइन के लिए। अगर आपने किसी कंपनी का लोगो क्रिएट करना है, कोई भी काम है, चाहे उसकी वेबसाइट है या कोई भी ब्रांडिंग, किसी भी तरह का उसके ऊपर आपने कोई प्रोजेक्ट हासिल करना है, तो उस कंपनी ने सबसे पहले अपना लोगो क्रिएट करवाना है।
लोगो क्रिएट करवाने के बाद ही उसने कोई ना कोई अपनी ब्रांडिंग या किसी भी तरह की कोई चीज है वो डिजाइन करवानी है। अब लोगों के ऊपर क्या होता है कि हम लोग जो है ना इतना ज्यादा काम नहीं करते। बहुत से बिगनर जो है डिजाइनर्स होते हैं या कोई बेसिक लेवल का कंपनीज होती हैं, वो कहती हैं कि यार किसी भी तरह का बस लोगो बनाकर दे दें, चाहे आप इंटरनेट से कहीं से भी उठाकर आपको हमें लगा कर दे दें। तो इसकी कई एग्जांपल्स आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाती हैं। कभी भी एक ही कंपनी का लोगो है जो कि मल्टीपल कंपनीज के साथ उसको यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं लोगो डिजाइनिंग के अंदर, तो लोगो एक कॉर्पोरेट आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर आपसे मैं यहाँ पर ये पूछूं कि एक लोगो जो होता है उसकी वैल्यू क्या है और लोगो की प्राइस क्या है, कोई मुझे कोई इसके बारे में बता सकता है वैसे कोई आइडिया? हेलो जी हाशिम, आप मुझे बताएं कि आप जो है इस लोगो की जो है आपको क्या लगता है कि लोगो की वैल्यू क्या है? लोगो की ये वैल्यू है कि लोगो एक कंपनी को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता है। लोगो के काफ़ी 6 to 7 टाइप्स होते हैं और उसमें फिर लोगो जो है आपको डिफरेंटली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरी कंपनी को। अगर आपकी कोई बिगनर कंपनी है तो आप अपना नाम से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अपनी आप बेस बिल्ड करते करते आप किसी एक प्रॉपर मार्क की तरफ आ जाते हैं। और अब जैसे ये अब लोगोज जो हैं वो काफ़ी रखते हैं कि एक पहचान बन जाती है किसी भी कंपनी की। लोगो एक ऐसी चीज़ है जो अब देखें, जैसे हम एप्पल का लोगो देखते हैं हम फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये एप्पल का लोगो है, या हम अब किसी भी बड़े ब्रांड का लोगो देखते हैं हम फ़ौरन हमें पता चल जाता है कि यार ये ब्रांड है और कोई और ब्रांड ऐसा नहीं जो इसको जो है वो कम्पीट कर सकता है। तो जो लोगों की कॉस्ट ये होती है कि एक अच्छा और जो यूनिक लोगो होता है वो अराउंड वो लैक्स में भी बिकता है और वो मिलियंस में भी जाता है। जैसे रिसेंटली एक एग्जांपल है Xiaomi वालों की। उन्होंने लाइक अराउंड लाइक 30 करोड़ रुपए किसी को एक डिजाइनर को दिए थे जस्ट टू, उस डिजाइनर ने सिर्फ उनका जो लोगो के ना कॉर्नर्स को कर्व किया था और Xiaomi ने उसको लाइक 30 करोड़ रुपया दिया था। हाँ तो यस, तो आप सही कह रहे हैं कि वैल्यू है। लोगों की जो है वो वैल्यू काफी लाखों में भी हो सकती है और करोड़ों में भी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को Xiaomi का शायद आइडिया ना हो, तो आप लोगों ने देखा होगा MI ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने बिल्कुल सही अच्छी एग्जांपल दी कि कुछ उनका पहले लोगो था एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो है बना हुआ था। तो अभी रिसेंटली उन्होंने अपने लोगो को सिर्फ मॉडिफाई करवाने के लिए सिर्फ ऑलमोस्ट जो है 35-17 समथिंग लाख जो है इतना उनको पे कर दिया मिलियंस के अंदर। अगर वो होता डॉलर्स के अंदर, अगर हम पाक रुपीस के अंदर उन्हीं को कन्वर्ट करें तो ये मिलियंस हमारे पास काफी बन जाता है। यहाँ तक कि आप इसके अंदर एक अच्छी जगह के ऊपर एक अच्छे एरिया के अंदर अपना घर इजीली खरीद सकते हैं इन्हीं लोगों को क्रिएट करने पे। बट इस तरह के जो लोगोज होते हैं ये बहुत कम मिलते हैं कि जिनकी वैल्यू हम बना सकते हैं कि लाखों करोड़ों या समथिंग इसके अंदर जाते हैं। इस वैल्यू के लिए या इतनी प्राइस के लोगों के लिए आपको पहले उस लेवल पे आना पड़ता है। अब लोगों की प्राइस तो आप लोगों को आइडिया हो गया कि भाई इसमें हमारे पास लाखों भी है करोड़ों भी है। लेकिन जब हम एक रैंडमली अमाउंट देखते हैं, एक रैंडमली आइडिया हमें लगता है, तो वो सिर्फ $5 $10 या अगर पाक रुपीस के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 5,000 10,000 15,000 20,000 तक का एक लोगो आप उसको क्रिएट करके दे सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं लाखों की तो फिर ही एकदम हम 5,000 के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोगो जो है वो लोग वैसे बर्गर शवारमा के ऊपर बनाकर भी दे देते हैं कि चलो यार मुझे बर्गर खवा लें, शवारमा खिला दे तो मैं आप लोगों को लोगो बनाकर दे दूंगा। कुछ ये वाली वैल्यू भी आती है। अब इस तरह का काम करने के लिए ना हमें सिर्फ लोगोस की टाइप्स, जैसे अभी मुझे हाशिम ने कहा कि लोगो की कुछ टाइप्स भी होती हैं, हमें लोगो के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि लोगो का होता क्या है। आपको सबको मैं अगर ये पूछता हूँ कि लोगो, अगर मैं इतने 5-6 टाइप्स के ऊपर तो नहीं जाता, तो मैं सिर्फ इसकी ना 3 से 4 टाइप्स के ऊपर डिस्कस करता हूँ। अगर हमें लोगोस की टाइप्स का ही पता चल जाए कि ये क्या चीज होती है, तो यकीन मानिएगा कि हम जो है अपने आप को, अपने जो लोगोस को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर आपसे बेसिक कहूँ तो सबसे पहला हमारे पास लोगों की टाइप्स जहाँ पर क्रिएट की जाती है वो है हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड लोगो। यानी कुछ ऐसी कंपनीज के लोगो होते हैं जिनका कोई आइकन नहीं होता, कोई इसका नहीं है, वो सिर्फ एक जस्ट जो है ना फॉन्ट यानी टेक्स्ट के ऊपर जो है ना वो लिखे हुए होते हैं।
सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी आप मेरे सामने इस वक्त जो लैपटॉप है वो है डेल का है। अब देखें डेल का कोई भी आइकन नहीं है। अब इसको जब भी हम लिखेंगे या जहां पर भी यूज होगा तो ये सिर्फ टेक्स्ट बेस लिखा जाएगा। अब इसी तरह दूसरी टाइप की तरफ मैं आता हूं तो दूसरी टाइप के अंदर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आती है आइकन बेस्ड लोगो। और आइकन बेस्ड लोगो की अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो यहाँ पर एप्पल है, ठीक है। आप उनके कभी भी देखेंगे उन्होंने नीचे आईफोन या समथिंग है वो बहुत कम लिखा हुआ आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने आइकन को जो है वो हमेशा डिस्प्ले कर रहे होते हैं। और इसके अलावा बेशुमार इनके जो एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम यहाँ पर देखी जा सकती हैं। थर्ड टाइप जो है लोगों की वो हमारे पास आ जाती है यहाँ पर आइकन प्लस टाइपो, यानी ऐसे लोगो जिसके अंदर आइकन यूज करते हैं और उसका नाम टाइपो यानी टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। इनकी एग्जाम्पल जो है वो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर हमें मिल जाती है कि हमने इसके ऊपर कैसे वर्किंग करनी है। अच्छा जी, अभी आप इसमें कह रहे क्वेश्चन आंसर का जो है उसके अंदर सेशन भी होगा, ठीक है, बिल्कुल हम उसको लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो उसमें हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा था। अगर मैं कहूँ कि अभी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो लोगोस बनाए जाते हैं उनके अंदर 80% लोगो जो है वो आपका टाइपो प्लस आइकन की बेस के ऊपर बनाते हैं। बाकी के जो 20% लोगो हैं उनके अंदर जो मैं आपको दूसरी टाइप्स के सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट बेस होते हैं, जो सिर्फ आइकन बेस होते हैं, वो उन 20% रेशियोज के अंदर आते हैं। 80% लोगो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इसमें क्रिएट किए जाते हैं आपके आइकन प्लस टाइपो के अंदर। अब जो मैं आपको फोर्थ टाइप जो है वो लोगों की बता रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा जो है एक्सपेंसिव है। अभी जैसे कहा कि जी Xiaomi या समथिंग इसके लिए डाटा वो इनसे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो लोगो अभी मैंने ना आप लोग स्क्रीन से कह रहे हैं, स्क्रीन जो है मैं चलें ये स्क्रीन इसकी मैं शेयर कर देता हूँ आपके पास। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है कि जहां पर मैं आपको बता रहा था जो 4 टाइप ऑफ लोगोस हैं वो है हमारी कॉन्सेप्चुअल लोगो। अब कॉन्सेप्चुअल लोगोस क्या होते हैं? अगर मैं उसको देखूं तो कॉन्सेप्चुअल लोगो यहाँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कोई एक टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ जाता है, या उसके अंदर कभी कोई ना कोई आइकन यानी कि सिर्फ आइकन बेस्ड लोगो भी हो सकता है या कुछ भी। अभी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल लोगोस क्या होते हैं, क्यों उन लोगोस की वैल्यू जो है वो तमाम बाकी के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। और कॉन्सेप्चुअल लोगों की अगर मैं आपको एक रेशियो बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आ जाएंगे अराउंड टू 5 to 10%। सिर्फ 5 to 10% कंपनीज ऐसी हैं जिनके लोगो जो है सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बने हुए हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को देता हूं तो ये आप लोगों ने कंपनी का नाम है फेडेक्स। फेडेक्स का नाम तो ऑलमोस्ट जो ना हर किसी ने सुना होगा कि इसके ऊपर इनकी क्या ब्रांड क्या है, कंपनी क्या है, इसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, क्या है आइडिया है ना पहले इसका फेडेक्स का? सबको यहाँ के किसी को आइडिया नहीं है? ओके, जी अब्दुल्ला, आपको यानी कि इसका क्या आइडिया है? कहते हैं कि इसका इसके अंदर क्या कंपनी काम क्या करती है? गुड, ये बिल्कुल अच्छे आंसर आपके आ रहे हैं, कोरियर कंपनी है। लेकिन इस लोगों के अंदर एक जो है, कोई बात नहीं तनवीर, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये फेडेक्स जो है बेसिकली एक कोरियर कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड जो है एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नाम है फेडेक्स। और ऑलमोस्ट हम काफी अरसे से, मेरे ख्याल में आप लोगों ने इसको, कोई ये नहीं है कि 2-4 साल पहले कंपनी नहीं बनी है। कंपनी को अगर एस्टेब्लिश देखें तो हर कंट्री के अंदर तकरीबन 20-25 साल से ऑलमोस्ट आप तो हर कंट्री के अंदर ही इसको देख रहे होंगे। अब इस कंपनी का ये वाला जो लोगो है हमारे पास, इस लोगो के अंदर खास बात क्या आती है, यहाँ पर आप ये देखते हैं ये है टैक्स बेस। ज्यादातर लोग जो है ना इसको कहते हैं कि ये है टैक्स बेस्ड लोगो है, बट मैं कहता हूँ कि ये लोगो जो है टैक्स बेस्ड नहीं है। इसके अंदर कोई कहानी छुपी हुई है। हर लोगो में, हर डिजाइन में एक कहानी होती है। अगर उस कहानी को आप ना उसको क्रिएट कर सके तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वो लोगो सिर्फ और सिर्फ $5-10 की हद तक ही रहते हैं। अब इस लोगो को मैं कहता हूँ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लोगो है ये। यहाँ पर आप ये देखें फेडेक्स लिखा हुआ है, लेकिन ये XE और X जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एरो का साइन क्रिएट हो गया है, जो शायद ही हम लोगों ने इसको काफी दफा लोगों को देखा होगा, लेकिन आज तक शायद इस एरो के ऊपर डायरेक्टली नजर ना गई हो। अब इस लोगो के अंदर ये जो एरो है ये है कॉन्सेप्चुअल, कि पढ़ने वाले लोग इसको सिर्फ फेडेक्स पढ़ते हैं,
बट क्रिएटिव लोग या बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं वो अगर इस लोगों के ऊपर गौर करते हैं तो उनको ये एरो नजर आता है। आज मैंने अगर आपको ये एरो यहाँ पर नजर यानी इसको दिखाया है, तो इसको आप जब भी आप दोबारा इस लोगो को देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये एरो के ऊपर नजर हमेशा पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है कि एरो ही इन्होंने क्यों यूज किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इन्होंने एरो ही क्यों यूज किया हुआ है। कोरियर कंपनी का काम क्या होता है, मूविंग टू ऑनवर्ड, ठीक है, यानी कि कोई भी पार्सल आपसे लेना और उसको जो है जो भी आपने डेस्टिनेशन पाथ उसका सेलेक्ट किया होगा वहां पर उसको डिलीवर कर देना। तो वो डिलीवर करने का मतलब है कि आपने आगे की तरफ बढ़ रहा है। आपसे कोई भी पार्सल लेकर आपका कोई भी इनके पास आता है तो वो कोई भी कोरियर वाला पर्सन आता है वो आपको लेके मूव ऑनवर्ड हो जाता है। तो ये एरो का मतलब भी यही है। डायरेक्शनल भी इसको यूज कर सकते हो आप, उसको मूविंग पॉइंट भी इसको यूज कर सकते हो, मूविंग ऑनवर्ड भी यूज कर सकते हो, किसी भी सेंस के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरह का लोगो अगर मैं गूगल से पूछूं कि भाई मुझे यहाँ पर कोरियर फेडेक्स की कंपनी जो है, फेडेक्स कंपनी का प्राइस जो है वो बताएं कि जी वो क्या है। अभी गूगल से भी चेक कर लेते हैं। फेडेक्स फेडेक्स लोगो कुछ प्राइस अभी मुझे भाई ने भी एक बताई थी, हाशिम ने, कभी उसके ऊपर हमारे पास क्या आते हैं। मैं ऑलरेडी टॉप 10 बेस्ट लोगोस जो है वो इसके देख लेता हूँ। देखो ना 1994 के अंदर जो है ये कंपनी जो है बनाई गई थी। मैं इसमें से यहाँ पर आता हूँ तो ये मेरे पास आ गया फेडेक्स, ये है कंपनी। अब यहाँ पर आप ये देखें कि मेरे पास इसके बारे में टोटल जो है सब कुछ यहाँ पर मेंशन आएगा कि इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है। और इसी में हम इसको देखते हैं कि प्राइस अगर इन्होंने कहीं मेंशन की हुई तो ये लास्ट मैंने जो इसकी प्राइस देखी थी वो थी आई थिंक तो $35 मिलियन थी। अभी मेरे पास यहाँ पर आती तो मैं आपको वो शो करता। अब देखें एक कंपनी जो है जो सिर्फ और सिर्फ $35 मिलियन का एक लोगो बना रही है, क्योंकि उस लोगो के पीछे कोई कहानी होगी तो कोई ना कोई शख्स उसको वो लोगो के चार्जेस इतना पे करेगा। अदरवाइज तो कोई भी इतने ज्यादा चार्जेस जो है वो कभी भी पे नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास है लोगोस वगैरह के ऊपर आते हैं। प्राइस, चलें इसकी प्राइस अभी यहाँ पर मेंशन इन्होंने नहीं की हुई, क्योंकि मैंने लास्ट आर्टिकल एक दो पढ़ा था तो उसके अंदर मेरे पास ये आया था। अगर आप गूगल के अंदर भी लिखेंगे टॉप 10 लोगोस प्राइस इन पाकिस्तान तो वहां पर आपको पेप्सी, कोक, नेस्ले, फेडेक्स, इन कंपनीज के नाम जो है वो वहां पर शो करवा देगा। अब ये लोगोस जो है हमारे हमने बनाने किस तरह है कि हमारे जो डिजाइन है उन डिजाइन की वैल्यू भी जो है वो बहुत ज्यादा हो। हमने ये काम कैसे करना है, लोगोस बनाने के लिए ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, बल्कि अगर मैं आप लोगों को कुछ रूल्स ऑफ डिजाइन उसके ऊपर गाइड करूँ तो वो सिर्फ लोगोस के लिए नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हर डिजाइन के लिए होंगे, चाहे आपने किसी भी तरह का डिजाइन क्रिएट करना है। ऑलमोस्ट 5 to 6 पॉइंट ऐसे हैं कि जिनको हम अपने तमाम डिजाइन के अंदर हमेशा रेगुलर यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर उनमें से मैं कोई सा भी डिजाइन जो है वो स्किप कर जाता हूं तो मैं उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। चलिए इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे कहूं कि आपकी नजर के अंदर एक डिजाइन क्या है। व्हाट इज डिजाइन, एक क्वेश्चन आता है ना हमारे पास कि डिजाइन क्या है, व्हाट इज डिजाइन। बस मैं अगर ये कहता हूँ कि मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर कोई दे तो वो क्या देगा। जी, किसी को भी आइडिया नहीं है। पिक्टोरियल अब्दुल्ला बेग, अच्छा। और ठीक है अब्दुल्ला, आपने भी आंसर दे दिया कि व्हाट इज डिजाइन, डिजाइन क्या होता है। अच्छा जी, नदीम फॉन्ट शेप इमेजेस का मिक्सचर, अम्मार जहूर, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ, ओके जी, ठीक है, मुझे आइडिया है जी। जो भी आइडिया है आप मुझे कोई भी बता सकता है, हाशिम है, अब्दुल्ला है, जिन्होंने भी आंसर दिए हैं आप मुझे इसके ऊपर आंसर जो है यहाँ पर दे सकते हैं। माइक चाहिए, ठीक है, हाशिम है, आपका माइक जो है वो ये ठीक है। आप ठीक है हाशिम, मुझे आप बता दें कि आपका क्या है यहाँ पर। एक एक डिजाइन के
पीछे काफी थ्योरी होती है, जैसे हर चीज के पीछे एक लॉजिक और एक सेंस होती है, इसलिए इस तरह डिजाइन के पीछे भी एक बहुत बड़ी थ्योरी होती है। जो अच्छा डिजाइन होता है उसके पीछे एक थ्योरी होती है। अब डिजाइन सिर्फ एक मार्क या कोई भी एक पिक्चर नहीं हो सकती, इट हैज टू हैव सम क्रिएटिविटी ऑफ द डिजाइनर इन इट, और उसके अंदर आपके पास लाइंस, विड्थ, अपना सिमेट्री, विड्थ, हर चीज आपको अपने दिमाग में रख के फिर एक डिजाइन बनता है। अदरवाइज आप एक डिजाइन नहीं बना सकते, यू आर जस्ट प्लेइंग विद स्टफ। और अगर कोई चीज बनती है देन इट्स नॉट कॉल्ड डिजाइन, अगर आपको उसकी थ्योरी नहीं पता। जैसे काफी सारे लोगों को नहीं पता था कि फेडेक्स के पीछे क्या कहानी है। जस्ट लाइक दिस, हमें पहले लगता था सिर्फ फेडेक्स लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। तो एक डिजाइन इज समथिंग एल्स, इट्स वेरी बिग देन सम ओके, और सम पिक्टोरियल मार्क। राइट, गुड आंसर। अच्छा अमार, आपने भी मुझे एक आंसर दिया था, कभी अमार का भी मुझे एक आंसर आया था, फॉन्ट, शेप, इमेजेस एंड मिक्सचर। आप क्या इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर सकते हैं कि आप इसके अंदर कहना क्या चाह रहे हैं? कलर थ्योरी इज आल्सो अ बिग, ठीक है। ओके, देखिए आप सबने ऑलमोस्ट जो है ना वो सबको आंसर दिया, मैंने ऑलमोस्ट सबके आंसर पढ़ लिए हैं। तो हम ना एक चीज हम लोगों ने याद रखनी है कि कोई भी चीज कभी भी मुश्किल तरीके के साथ किसी को नहीं सिखानी, ना ही उसको बतानी है, ठीक है। अगर मैं गूगल से भी पूछता हूँ, मेरी भी हाशिम से भी बात हुई है, आप लोगों ने सिस्टम, बिल्डिंग्स, वर्टिकल, ये चीज आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर जी आ जाता है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट, ये वो आता है। मैं अगर गूगल से भी एक क्वेश्चन पूछूंगा ना कि व्हाट इज डिजाइन, तो वो मुझे बताएगा कि भी अबाउट योर थिंकिंग और फला फला फला, इस तरह के आंसर देना स्टार्ट कर देगा। जो आप पेपर के ऊपर ले आओ, इसके ऊपर ले आए, कुछ ना इस तरह की चीजों के ऊपर आ जाता है। जो आप कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं जी, वो आपका एक डिजाइन है। लेकिन इस तरह की चीजें हमें सिर्फ जो है ना पढ़ने में शायद अच्छी लगे, लेकिन जब मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे उसकी समझ नहीं आएगी कि मैं अपनी थिंकिंग को कैसे पहले पेपर पे लेके आऊं, फिर मैं उसको यहाँ पर इलस्ट्रेटर पे लेके आऊं। इसलिए वो बहुत ना मुश्किल चीजें आ जाती हैं, ठीक है। मैं सिर्फ बहुत ही आसान लफ्जों के अंदर आपको यानी कि बताऊंगा कि एक डिजाइन क्या है। अगर मुझे सबसे अच्छा आंसर इसी में से लगा तो मैं यहाँ पर यही कह रहा था कि आपके भाई यहाँ पर अमार ज़हूर है ना, उनसे खैर अभी शायद वो बिजी हैं, तो मैंने उनसे कहा भी ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। सिंपल सी वर्डिंग के अंदर उन्होंने एक चीज वर्ड लिखा है, फॉन्ट, शेप, इमेजेस का मिक्सचर। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि दुनिया में आपका कोई भी डिजाइन है, मैंने ये वर्ड नहीं यूज किया कि मुझे लोगो के बारे में बताया, मुझे बिजनेस कार्ड के बारे में बताया, मैंने जस्ट एक वर्ड यूज किया डिजाइन के बारे में, ठीक है। तो डिजाइन में क्या होता है कि दुनिया में हर वो डिजाइन, ठीक है, हर वो डिजाइन कि जिसमें आपकी क्या पॉइंट्स उन्हें यूज करने, फॉन्ट यानी टेक्स्ट, फॉन्ट, शेप, इमेजेस एंड कलर्स। बस उन्होंने वहां पर एक कलर्स का वर्ड ऐड नहीं किया था। तो ये अगर चार चीजें डिजाइन के अंदर हैं, या इन चारों में से कोई एक, चारों में से कोई दो, चारों में से कोई तीन, इनकी अलाइनमेंट और अरेंजमेंट, अगर उन्होंने उसका वर्ड मिक्सचर का यूज किया है, तो मैं इसको कहता हूं इनकी अरेंजमेंट एक डिजाइन है, ठीक है। अब मैं जरा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब आपके सामने, आपके इनके सामने किसी भी तरह की कोई भी चीज है, चाहे आपने कोई ड्रेस पहना हुआ है, आपके सामने कोई न्यूज़पेपर है, आपके सामने कोई बिल बोर्ड है, या कि आपके पास लैपटॉप है, या नोट पैड है, या माउस पैड है, या किसी भी तरह की कोई भी चीज इस वक्त भी आपके सामने होगी। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या उस डिजाइन के अंदर इन चारों में से कोई एक चीज, दो चीज, तीन, या कुछ चारों की चारों चीजें हैं कि नहीं है उसके अंदर? टेल मी। गुड। देखें, ये हमारे पास क्या आ जाता है, यही चीजें कि हमने अगर किसी को एक वर्ड सिखाना या लाना, अगर किसी को सबसे आसान तरीके से के साथ हम उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे ना, यकीन मानिएगा वो अपने डिजाइन के अंदर इतनी की ज्यादा क्रिएटिविटी ले आएगा, क्योंकि उसको ये पता होगा कि यार मैंने अपने डिजाइन के अंदर कलर यूज करने हैं।
मैंने अपने डिजाइन के अंदर फला तरह की टाइपोग्राफी यूज करनी है, मैंने इसके अंदर शेप्स भी यूज करनी है। अब किसी को यहाँ पर शेप्स का भी पता नहीं होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे, ठीक है। शेप्स के अंदर बेसिक शेप्स आते हैं जी के रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ओवल है और सर्कल है, बस इतनी तरह की। एक अगर एक और मैं ऐड कर दूं तो कह देंगे पॉलीगोनल शेप है। ये 4-5 शेप्स के अंदर वो कहते हैं जी कि बस यही चीज होती है। लेकिन शेप्स का भी एक्सप्लेन करूँ, वो इंशाल्लाह मैं आगे आगे कोर्स के अंदर आपको सारा के सारा मैं गाइड करता जाऊंगा, ये आ जाता है। अब इनकी अलाइनमेंट और अरेंजमेंट मैंने बोली थी। मसलन अगर मैंने टेक्स्ट यूज करना है तो मैंने उसको लेफ्ट लाइन रखना है, मैंने उसको सेंटर लाइन रखना है, मैंने टॉप पे रखना है, मैंने बॉटम पे रखना है, या कहीं पे भी उसकी प्लेसमेंट करनी है, तो वो सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या आ जाती हैं, अलाइनमेंट का पार्ट है, अरेंजमेंट है। तो अलाइनमेंट और पेयर उसमें आ जाता है। यहाँ पे कर्व करना है, राइट, बिल्कुल हाशिम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें करना है, यहाँ पे कर्व वगैरह उसमें करना है। मींस उसकी मॉडिफिकेशन, अगर इन्होंने कर्व का वर्ड यूज किया है तो मैं आसान वर्डिंग के अंदर उसको कह सकता हूँ कि हमने उसकी मॉडिफिकेशन या उसकी कस्टमाइजेशन। जी आपका जी आपका ये क्या, अच्छा ठीक है, इसकी मॉडिफिकेशंस वगैरह जितनी के ऊपर वो आपके आ जाती हैं। ओके जी, तो हमारे पास क्या आता है, ये तो सबसे पहले हमने डिजाइन को एक्सप्लेन करने का, ये मैंने आपको बताया कि व्हाट इज डिजाइन। अगर कोई भी कोई आपसे को पूछता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें। लेकिन यकीन मानिएगा कि जो आप पहले आंसर दे रहे थे ना, वो आंसर सिर्फ और सिर्फ कोई टेक्निकल पर्सन जो है, वो अगर उसके सामने आप वो आंसर देंगे तो वो समझेगा हाँ यार इसको भावना है। लेकिन जो अभी मैंने आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन की कि डिजाइन कैसे क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अगर आप उसका आंसर सामने वाले को दोगे, तो चाहे वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है या उस फील्ड से रिलेटेड नहीं भी है या किसी भी तरह का पर्सन है, उसको भी आसानी से समझ आ जाएगी, अच्छा यार ये डिजाइन। और साथ में ये भी क्लियर करना है कि किसी भी तरह की चीज आपके जो भी सामने, आप यहाँ तक कि बहुत से लोग देखते हैं कि हम कहते हैं जी कि हम लोगों ने ग्राफिक डिजाइनर बनना है। मैं अगर इसी बात को इसके साथ रिलेट करूँ तो इसमें आता है, हम यहाँ पे कहते हैं यार कि मैंने ना एक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना है। ग्राफिक्स डिजाइन, अगर मैं इन दो चीजों को अलग अलग भी बोलूं तो हमारे पास क्या चीज होती है, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स की दुनिया का ताल्लुक होता है रंगों से, ठीक है, कलर से, एडवर्टाइजिंग से, रंगीन दुनिया से, ठीक है। तो अगर मैं कलरफुल लाइफ के ऊपर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ग्राफिक्स का वर्ड उसमें आ जाता है। और अगर मैं डिजाइन की बात करता हूँ तो दुनिया में हर वो चीज जिसको हम प्रिंट या किसी डिवाइसेस के अंदर डिस्प्ले करवा सके, वो एक डिजाइन। तो ये बात यहाँ पर ही खत्म हो जाती है कि हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर बनना है। अगर हम ये कह देते हैं कि भाई नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक डिजाइनर बनना है, तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा बेस्ट वर्ड होगा हर इंसान के लिए। क्योंकि एक डिजाइनर है, उन्होंने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यही दोनों की दोनों चीजें यूज करते हुए टेक्सटाइल डिजाइन के अंदर भी काम करना है, प्रिंट मीडिया के अंदर भी काम करना है, यूआई डिजाइन के अंदर भी काम करना है। यहाँ तक कि किसी भी तरह, अगर प्रिंट मीडिया का मैं नाम लेता हूँ तो प्रिंट मीडिया की एग्जांपल, चले मैं तो अपनी एक छोटी सी लाइन के अंदर भी आपको दूंगा। मैं आपसे सेम क्वेश्चन यही कहता हूँ कि आप लोगों को जब मैं कहता हूँ हमने प्रिंट मीडिया का काम करना है या फ्लाश सॉफ्टवेयर प्रिंट मीडिया के लिए ज्यादा बेस्ट है, तो प्रिंट मीडिया के अंदर क्या सबसे ज्यादा चीज आपको इस वक्त सामने आती है कि व्हाट इज प्रिंट मीडिया? मैं एक छोटा सा सवाल सिर्फ ये करता हूँ। कोई भी नहीं इसका आंसर देगा। सर इसका आइडिया नहीं है, सॉरी।
सर इसमें पैनाफ्लेक्स और बिल बोर्ड्स हो गए। मैं 20,000 समझा। ठीक है, तो मैंने इसको आपको भी एक्सप्लेन कर दिया कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि प्रिंट मीडिया हर वो डिजाइन जिसको हम प्रिंट करवा सके, इट्स मीन कि वो प्रिंट मीडिया का पार्ट है। अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही अब्दुल्ला? क्या सबको आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, आ रही है? ठीक है, वो समटाइम हो जाता है कि अगर किसी के पास इनके मेरी आवाज नहीं आ रही तो वो अपना जो है एक दफा ना अपना माइक या सिस्टम वगैरह वो चेक कर दिया करें। ओके, ठीक है। अभी मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही कि मैंने इसको बताया था कि प्रिंट मीडिया का क्या मतलब होता है, मैं उसको जरा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने एग्जांपल दी, फ्लायर, ब्रोशर, समथिंग, ये जितनी बिल बोर्ड्स आ गया, फ्लैग साइन आ गया, ये जो कॉमन कॉमन चीजें प्रिंट की जाती हैं, इसको कहते हैं ये प्रिंट मीडिया का पार्ट है। लेकिन मैं ये कहूँ कि हर वो डिजाइन जो प्रिंट हो सके, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया। लाइक फैब्रिक डिजाइनिंग हो गया, फैब्रिक के बाद आपका पेपर डिजाइनिंग हो गया, पेपर के बाद आपका फोटोज वगैरह के डिजाइनिंग हो गया, पोस्टर, ये चीजें, किसी भी तरह की चीज जिसके ऊपर प्रिंट हमने करना है। कपड़ों का भी तो प्रिंट होता है, टेक्सटाइल डिजाइन, वो कोई लहदा फील्ड तो नहीं है, उसके लिए भी तो आपके पास यही चीज आती है ना, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। बस प्रोसीजर प्रिंट मीडिया का एक ही है कि हमने उसके लिए कौन सा कलर प्रोफाइल चूज करना है, उसके लिए हमें कितनी रेजोल्यूशन का ख्याल क्या कर रखना है। सिंपल, बस हमें इन बातों का चीज पता होना चाहिए। तो अगर हमें इन छोटी छोटी बातों का पता चल जाए तो फिर हम सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं रहेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एक डिजाइन बन जाए। जी हाशिमा, पूछें, क्या क्वेश्चन है आपको? सर आपके लैपटॉप की या पीसी की रैम कितनी है? ये थोड़ा हाँ, मेरे इररिलेवेंट है। 16 GB रैम है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाई मेरे ये क्वेश्चन लैपटॉप बाद में भी हो जाएगा, आप पहले ये कर लेना। आप लैपटॉप के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? बस लैपटॉप के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमारे जो सिस्टम है वो लैपटॉप के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हमारा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर हमारा सिस्टम अच्छा है तो वो सॉफ्टवेयर की बेस बहुत स्पीड बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, क्योंकि ये तो i3 में 6 या 7th लास्ट जनरेशन सर ओके। हाँ, वही मैं आपको जो लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस वगैरह जितनी भी है, ये मैं आपको लास्ट के अंदर बता देता हूँ कि हम लोगों ने किस तरह का लैपटॉप हमारे पास होना चाहिए और उसमें विंडो कौन सी होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन में इंशाल्लाह आपको लास्ट में सारी क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, अच्छा जी, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मुझे कह रहे हैं आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों को लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी, उसका लिंक आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा इसमें। अच्छा, अभी हम इसके ऊपर क्या काम करते हैं कि अब हम आते हैं प्रिंट मीडिया से हटके दूसरे चैनल की तरफ कि डिजाइन्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया को ही नहीं सीखना, हमने फ्लायर ब्रोशर बनाना ही नहीं सीखना। ठीक है, अभी हमारे पास इसमें आ जाता है दूसरा सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप।
फोटोशॉप एक रास्टर बेस हो। अभी तक मैंने आपको जितना भी काम इसके ऊपर सिखाया, वो जितने भी मैंने कैटेगरीज आपको बताई, वो सारी की सारी इसके ऊपर थी इलस्ट्रेटर की बेस के ऊपर, यानी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। जब वेक्टर का नाम आ जाता है तो वेक्टर की सिर्फ एक डेफिनेशन बस आप याद रखिएगा कि वेक्टर की डिजाइनिंग जो होती है उसके वो पाथ बेस होती है, और उसका साइज में जितना मर्जी इंक्रीज कर लूं वो कभी भी पिक्सेलेट नहीं होता। इसीलिए वर्ड के अंदर मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह सकता कि इलस्ट्रेटर सिर्फ एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आप लोगों ने कोरल ड्रा भी पढ़ा होगा, ठीक है। कोरल ड्रा जितनी भी है वो भी एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन कोरल ड्रा का जो नाम है वो लोकल मार्केट के अंदर ही सुना जाता है, लोकल मार्केट के अंदर ही ये यूज किया जाता है। जब हम लोकल प्लस इंटरनेशनल मार्केट का नाम लेते हैं तो वहां पर कोरल ड्रा का नाम नहीं आता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अडोब की फैमिली यूज होती है, और अडोब की फैमिली का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो वेक्टर बेस्ड है वो अडोब इलस्ट्रेटर है। ओके जी। अच्छा, अब हम आते हैं रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर। रास्टर यानी पिक्सेल्स। तो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर का जब भी मैं नाम लूंगा तो वो फोटोशॉप आएगा। फोटोशॉप जो है वो इसका किंग है कि जिसके अंदर रहते हुए हम जो है पिक्सल बेस्ड काम कर सकते हैं। अब पिक्सेल्स क्या होते हैं, मुझे कुछ इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेगा कोई? व्हाट इज पिक्सेल्स? मैं अगर ये कहता हूँ पिक्सेल्स क्या होते हैं? मैं बता सकता हूँ। जी जी बताएं आप। पिक्सल एक बिल्कुल सबसे छोटा पीस होता जो हमारे कंप्यूटर को, जो हम स्क्रीन देख रहे हैं इसकी पिक्सल से बनी हुई है। हम अगर इस स्क्रीन को जितना करीब से देखेंगे हम इसको पिक्सल्स को देख सकेंगे। पिक्सल्स में ये होता है कि पिक्सल्स छोटे छोटे से पिक्सल्स डिफरेंट कलर्स मिला के हमारी जो फाइनल स्क्रीन है लैपटॉप की वो दिखा रहे हैं। ठीक है, गुड। अब मैं जरा इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मैंने प्रिंट मीडिया को एक दो लाइन के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज प्रिंट मीडिया, इसी तरह मैंने पिक्सल से बनानी हुई इस चीज को भी एक्सप्लेन करता हूं। जब हमारा नाम आ जाता है पिक्सेल्स यानी फोटोशॉप, तो फोटोशॉप के अंदर क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं मैंने आपको पहले भी बताया। इमेज एडिटिंग थी, मोबाइल यूआई थी, वेब यूआई थी। इसमें अब वर्ड में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ यूआई, ठीक है। तो मतलब यूआई डिजाइन इज इक्वल टू यूजर इंटरफेस। हर वो डिजाइन जो सिर्फ डिवाइसेस के अंदर डिस्प्ले होगा वो यूआई डिजाइन है। अब डिवाइसेस का भाई ने जिक्र किया, जैसे हमारा लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, मोबाइल की स्क्रीन हो गई, या किसी भी तरह ये भी डिवाइसेस है, हमारे आईपैड है, ये सारे डिवाइसेस हैं हमारे पास जितनी भी है। तो जो भी कभी हमारा डिजाइन बनेगा वो इन पिक्सल से मिलकर बनेगा, और वो सिर्फ डिवाइसेस की हद तक जो है वो हमारा रहेगा। अगर मैं पिक्सल बेस यानी कि जो भी डिजाइन इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ उसका प्रिंट आउट निकाल लूंगा, यानी कि ऑफसेट प्रिंटिंग करूंगा, बिलबोर्ड फ्लायर ये वो समथिंग उसके ऊपर आता है, तो वो ब्लर हो जाता है, पिक्सलेट हो जाता है। अगर मैं पिक्सल की आपको इधर एक डेफिनेशन यहाँ पर दिखाऊं तो मैं फोटोशॉप यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसको थोड़ा बताता हूँ कि व्हाट इज पिक्सल। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल ये चीज भी क्लियर हो जाए। मैं यहाँ से कोई सी भी एक इमेज जो है वो गूगल से यहाँ पे ले, मैं कहता हूँ सिंपल, मैं इसको जस्ट फेस का वर्ड मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये वाली एक इमेज है, मैं इस इमेज को सेव करता हूँ अपने कोई भी डेस्टिनेशन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे आके डेस्कटॉप, और फोटोशॉप में मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, एक इसके अंदर एरर है। अब ये एरर भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारी इमेज जो है ना, इसका फाइल फॉर्मेट जो है ना वो चूज करना पड़ता है, कुछ सेट करना पड़ता है बाद में, बट अभी फिलहाल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पर एक इमेज आ गई। इस इमेज का जब मैं जूम करता हूँ, ये देखें तो एक आपके पास भी मोबाइल के ऊपर भी काम होते तो देखा ना ब्लर होना शुरू हो जाती है यहाँ पे, और मैं करता हूँ तो और ब्लर हो जाती है, इमेज की क्लैरिटी जो है वो आउट हो जाती है। अब जब मैं इसे मैक्सिमम करूंगा तो इसके साथ देखेंगे ये रेक्टेंगल जो है, स्क्वायर बॉक्सेस जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो हमारे पास इस तरह बॉक्सेस आ जाते हैं ये हमारे एक पिक्सल कहलाता है। आप लोगों को जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है इनके लिंक्स जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है स्टार्ट में यहाँ पर इलस्ट्रेटर से ही स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको सबसे इलस्ट्रेटर का लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिस किसी को भी इंस्टॉलेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी वो मुझे
अंदर जो है वो डिस्कस कर लेगा, मैं फिर उसको गाइड करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या इशू। हाँ ओके, तो ये जो मैं भी बात कर रहा था, ये जो आप छोटे छोटे ब्लॉक्स देख रहे हैं, स्क्वायर बॉक्सेस देख रहे हैं, ये आपका एक पिक्सल है, यानी एक इमेज देखिए कितने पिक्सल से मिलकर बनी होगी। मेरी ये जो सामने इस वक्त स्क्रीन नजर आ रही है, ये यहाँ पर ये है 1 पिक्सल, 2, 3, 4, ये करते करते यानी कि यहाँ पर कोई 15-20 मेरे पास पिक्सल यहाँ पर बन जाएंगे। और अगर मैं इस पूरी इमेज को जूम आउट करता हूँ, ये क्लास जो है हम जो ग्राफिक डिजाइनिंग की पढ़ रहे हैं रिजवान, यहाँ पर हमारा जो डिजाइनिंग की क्लास है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो देखिए जैसे जैसे मैं जूम आउट करता जाऊँ वो इमेज जो है वो क्लियर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक जो कैनवस उसका सेट था, उसके कैनवस के अकॉर्डिंग मैंने उसको उससे मैक्सिमम जूम कर लिया। अगर मैं इसी तरह उसका प्रिंट आउट भी यहाँ पर इसी में निकालता हूँ तो वो भी मेरे पास ये ब्लर हो जाएगा। इस सेम साइज के अंदर प्रिंट निकालूंगा तो परफेक्ट होगा, इससे ज्यादा साइज बड़ा मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो ये इस तरह बिल्कुल हो जाएगी। गुड। अब मैं इसके ऊपर क्या काम करता हूँ, ये तो था हमने पिक्सेल्स बेस के ऊपर आया और इसकी मैंने डेफिनेशन आपको सिंपल ये बता दी। हर यूआई डिजाइन, हर वो डिजाइन जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस के अंदर डिस्प्ले होगा उसको आप जो है वो कह सकते हैं कि वो यूआई डिजाइन है। अब प्रिंट मीडिया और यूआई डिजाइन के जो डिफरेंस है, बहुत बड़े डिफरेंस है, वो कौन कौन से हैं, ये आज हमारी सिर्फ ये बेसिक्स पॉइंट्स अगर हमारे क्लियर हो जाएंगे तो दोबारा जब भी हमने इसके ऊपर काम करना है तो वो हमें तमाम प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कम से कम हमें इतनी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। बात करता हूँ प्रिंट मीडिया और यूआई डिजाइन की, कि जब भी कभी कोई शख्स कहता है यार मैंने ना प्रिंट मीडिया के अकॉर्डिंग काम करवाना है, या कोई कहता है यूआई डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको काम करवाना है, तो उसके ऊपर हमने उसकी फाइल्स की सेटिंग क्या रखनी है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इधर आके फाइल एक न्यू करता हूँ। देखिए जब भी कभी हमें प्रिंट मीडिया का काम करना होता है तो प्रिंट मीडिया का काम करने के लिए फाइल न्यू में आके ये हमारे पास आता है, यहाँ पे यूनिट लिखा होगा, यूनिट आप लोगों का पास होना चाहिए इंचेस में। जो हाइट और वेट है ना, ये साइज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, कि आपने क्या चीज डिजाइन करनी। बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है, अगर मैं प्रोडक्ट का वर्ड इसी में यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर आएगा कि आपने इसके अंदर बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है, बिलबोर्ड डिजाइन करना है, फ्लायर, लेटर, ब्रोशर, समथिंग डिजाइन करनी है। वो सारी की सारी चीजों का डिजाइन हमेशा डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड डिजाइन हमें गूगल से मिल जाते हैं, नहीं तो कुछ डिजाइन हमें जो बड़े बनाने होते हैं वो क्लाइंट भी बता देते हैं, अदरवाइज ना क्लाइंट बताए तो हम स्टैंडर्ड गूगल से पूछ के वहां पर उसका रख के डिजाइन क्रिएट कर लेंगे, बाद उसका डिजाइन इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे। प्रिंट मीडिया के अंदर डिजाइन को इंक्रीज डिक्रीज करना बहुत ही आसान है क्योंकि वो पिक्सेलेट नहीं होता। फोटोशॉप के अंदर उसका अगर डिजाइन इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो वो ब्लर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस जब आपका बढ़ता जाएगा तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ कि जब भी कभी हम लोगों ने प्रिंट मीडिया का काम करना है तो उसका यूनिट जो है वो हम लोगों ने इंचेस में यहाँ पर सेट करना है। और सेकंड ऑप्शन आ जाती है हमारे पास रेजोल्यूशन की। डिजाइन लोकल प्रिंटर मोस्टली प्रिंटर राइट। तनवीर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सारे के सारे कोरल ड्रा के ऊपर काम करते हैं, तो हम इलस्ट्रेटर के ऊपर काम, अगर जो हम लोगों ने फोटोशॉप पे ऊपर काम कर लिया मैं कन्वर्ट नहीं कर सकूंगा, लेकिन इलस्ट्रेटर की फाइल को मैं ऐसा कन्वर्ट कर सकता हूं कि वो कोरल के अंदर भी ओपन हो जाएगी, लाइक ईपीएस। ठीक है, ईपीएस फाइल जो होती है वो कोरल को सपोर्ट करती है। अब मैं इसी चीज के ऊपर आ रहा हूँ जो आपने नीचे लिखा हुआ है CMYK के, इसी के ऊपर आ रहा हूँ। इससे पहले मेरा सेकंड पार्ट आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन यानी हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं 300 dpi। जब भी प्रिंट मीडिया का काम कभी करेंगे तो मैंने इसकी फाइल की सेटिंग के अंदर इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 dpi या ppi रखना है, यानी समटाइम लिखा होता है dpi डॉट पर इंच, अगर मैं ppi का वर्ड यूज करता हूं तो पिक्सल पर इंच। ओके, 300 से कम अगर मैं रेजोल्यूशन रखूंगा तो वो ब्लर हो जाएगा, वो पिक्सलेट हो जाएगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, आपका कलर मोड। ये कलर मोड में यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास मेजर 2 कलर आते हैं, RGB एंड CMYK, जैसे अभी तनवीर ने जिक्र किया CMYK का। तो जब आपने कभी प्रिंट मीडिया का काम करना है तो उसको आपने कलर मोड रखना है CMYK। अगर आप CMYK नहीं रखते, RGB ही रख लेते हैं और उसका यूनिट जो है इंचेस नहीं रखते, पिक्सल रख लेते हैं, तो यकीन मानिएगा कि डिजाइनर, मैं अभी आपको RGB का और CMYK का दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ जावेद।
तो अगर आप ये चीजों की सेटिंग नहीं परफेक्ट रखते, जो भी मैंने आप लोगों को बताई है, तो डिजाइनर और प्रिंटर की लड़ाई हमेशा रहेगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो ऑलरेडी डिजाइन कर रहे हैं या कभी इस तरह की देखी होगा, तो वो आ जाते हैं। जी आज चलें, कोई बात नहीं है रहमान, आज वैसे भी हमारे ओरिएंटेशन क्लास है तो हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। बस मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे, तो फिर हम इसको क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। तो मैं सिंपल ये कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर CMYK स्टैंड फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ओके, कहते हैं कि CMYK अकॉर्डिंग टू प्रिंट मीडिया कहते हैं कि दुनिया का हर रंग इन 4 रंगों से मिलकर बनता है। तो उनकी कलर प्रोफाइल भी होती है, वो सपोर्ट भी CMYK को ही करते हैं। उनके जो कलर रेशियो, कलर बॉटल्स, कलर मिक्सिंग वगैरह जितनी भी की जाती है ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए, वो सारे का सारा CMYK में होता है। लेकिन अगर मैं उसका कलर मोड RGB रख दूंगा ना, तो जो डिजाइन हमें यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, वो डिजाइन कभी भी आउटर प्रिंट की जो हम निकालेंगे तो कभी भी परफेक्ट डिजाइन नहीं आएगा। ओके, तो अब आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जी मैं UI डिजाइन करता हूँ। UI डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या काम करते हैं कि UI डिजाइन में हमारे पास ये सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। जब हमने कभी UI डिजाइन का काम करना है तो हमारा ये जो यूनिट है, यूनिट हमारा पिक्सेल्स में होना चाहिए, ठीक है। साइज एंड ऑन प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का यहाँ पर मैं जिक्र करता हूँ तो भी बैनर का साइज अलग होगा, स्लाइडर का साइज अलग होगा, इमेज का साइज अलग होगा, हर चीज का साइज डिफरेंट होता है। वो साइज हमने यहाँ पे लगा के यूनिट को हमने कर देना है पिक्सेल्स में, और इसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो हमने 72 DPI ही रखनी है। कि यार इमेज क्वालिटी जो है वो, तो ये तो काम हो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले होगा हमारा, हमने कौन सा इसका प्रिंट निकालना है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर भी 100% परफेक्ट क्वालिटी देगा, तो हमने इसकी रेजोल्यूशन जो रख देनी है 72 DPI। अब कलर मोड में यहाँ पर हम रखेंगे RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू UI वो कहते हैं कि दुनिया का हर रंग इन 3 रंगों से मिलकर बनता है। वो कौन से? रेड, ग्रीन एंड ब्लू, अकॉर्डिंग टू UI। और अकॉर्डिंग टू प्रिंट मीडिया 4 कलर है, अकॉर्डिंग टू UI 3 कलर है। अब ये 3 कलर डिवाइसेस का पार्ट होते हैं। अक्सर आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि पहले जो भी, अब तो LEDs का जमाना आ गया है, लेकिन जब आप टीवी आप लोगों के पास अभी भी होंगे घरों के अंदर, तो टीवी के अंदर कोई भी चीज इसमें आते हैं, कलर आउट हुए होते हैं, तो 3 कलर इकट्ठे जो है एक स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रहे होते हैं। वो 3 कलर जो होते हैं वो RGB होते हैं, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर होते हैं। पिक्चर ट्यूब जो होती है इन 3 रंगों से मिलकर बनी हुई होती है। हर डिवाइस, चाहे वो आपका टीवी, LED, समथिंग कुछ भी आ जाता है उसके अंदर, हर डिवाइस के अंदर जो भी हमारे पास चिप होती है कलर्स की, अगर प्लेट्स में आ जाता है, कुछ भी आता है, तो वो सारे का सारा RGB को सपोर्ट कर रहा होता है। अगर मैं इसका डिजाइन CMYK के अंदर बनाकर वहां पर डिस्प्ले कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ नजर आ रहा होगा, टीवी पर उसका डिस्प्ले कुछ नजर आ रहा होगा, LED के ऊपर उसका डिस्प्ले कुछ नजर आ रहा होगा, कोई भी कलर प्रोफाइल आपस में नहीं मिल रही होगी, ठीक है। तो बस इन चीजों का अगर हम ख्याल कर लें, तो ना तो डिजाइनर प्रिंटर की लड़ाई होगी, ना ही किसी का वेस्ट होगा, ना ही कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी। ये पॉइंट्स मैंने जो आप लोगों को आज इसी में बताए हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग, अकॉर्डिंग टू UI डिजाइन, बस इन चीजों के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। हमेशा फाइल न्यू करते वक्त इन पॉइंट्स को आपने गौर करना है कि आप काम किसके लिए कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया या UI डिजाइन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो आप मुझसे पहले एक सवाल किया कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, सिस्टम के अंदर विंडो कौन सी, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट को अभी यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास कम से कम कोर i3 होना चाहिए, हमारे पास मिनिमम कोर i3 होना चाहिए। इसके अंदर आपकी जो विंडो है वो विंडो 10 होनी चाहिए। फिर आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आप लोगों के पास ये जो मशीन्स हैं वो इतनी नहीं है, कोड टू डू है, पेंटियम 4 है, समथिंग होंगे, किसी न किसी के पास भी ऐसे लैपटॉप्स भी होंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि जो रिक्वायरमेंट मैंने बता दी कि भाई वहां पर ही ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इंस्टॉलेशन अपना काम कर सकते हैं। ये बताई कि जिनको हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देंगे, मींस 2015, 17, 18, और जिनकी मशीन है i5 है या i3 ही 7-8 जनरेशन है, 8 GB रैम है, तो उनको भी 2021 वाला सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके दिया जा सकता है।
मींस जितनी अच्छी मशीन आपके पास होंगी उतने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको मैं इंस्टॉल करूँगा। अब जिनकी मशीन ओल्ड है तो उनके ऊपर काम होता है। मींस अगर मैं 10 साल पीछे चला जाता हूँ, 10 साल पीछे भी तो प्रिंट मीडिया का काम हो ही रहा था ना, वो तब भी तो वेबसाइट बन रही थी, तब भी तो आपकी प्रिंटिंग का काम सारा हो रहा था। तो क्या इतनी एडवांस मशीन्स थी? कभी भी नहीं। तब तो पेंटियम 4, पेंटियम 3, पेंटियम की सीरीज चल रही, तब भी तो काम होते थे। लेकिन क्या था कि तब आपके पास सॉफ्टवेयर भी ओल्ड थे। मसलन तब आपके पास फोटोशॉप 6, इलस्ट्रेटर जो था आपका पुराना था, फिर CS वर्जन आया। CS वर्जन पेंटियम 4 को भी सपोर्ट कर लेते थे, ठीक है। तो फिर उनको मैं CS वर्जन के जो है वो लिंक दे दूंगा। अब ठीक है, आपने कहा तनवीर है, बिल्कुल उसने कहा कि भाई आपकी जो विंडो होनी चाहिए, विंडो जो है वो आपकी 64 बिट होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं और लेटेस्ट विंडोज हैं वो बाय डिफॉल्ट होती ही 64 बिट है। 32 बिट सिस्टम जो होते हैं सिर्फ वही इंस्टॉल करवाते हैं जिनको भावना नहीं होती। अगर कोई विंडो इंस्टॉल भी कर रहा है तो उसको भी पता नहीं होगा इसका, तो वो कम विंडो 10 ऑटो जब भी अपडेट होती है वो 64 बिट के ऊपर ही काम करता है। और ये सारी की सारी सॉफ्टवेयर भी आपके पास कहाँ पर आ जाएगा कि आपके पास यहाँ पर जितनी भी विंडोज बेस के ऊपर यहाँ पर आते हैं ये। अब हमारे पास आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर और विंडोज, ये भी दोनों हमें कंफर्म हो गया। मैंने आपको बता दिया मिनिमम कोर i3, विंडो 10, 64 बिट। अगर ये तीनों चीजें इसके साथ ओके हैं तो फिर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की तरफ आ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपकी रैम भी बहुत यानी कि रखती है। अगर आपकी इसी कोर i3 की जनरेशन जो है वो सेकंड या थर्ड जनरेशन है तो फिर आपको वहां पर 8 GB रैम मिनिमम चाहिए होगी। लेकिन अगर आपकी जनरेशन यानी कि i3 की ही 7-8 जनरेशन है तो फिर आप 4 GB रैम के साथ भी काम कर सकते हैं। मीन्स के आपका सिस्टम जितना अच्छा होगा उतने ही यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काम करने का भी काम आएगा। फिजा काशमी ग्राफिक कार्ड जो है, अगर आपने PC या समथिंग इसके ऊपर लगाया हुआ है या आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है तो एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हैं। मिनिमम 2 GB का मिलता है वहां पर, इसके लिए आता है। लेकिन अगर आपका PC i7 8 जनरेशन है या 8 जनरेशन प्लस है तो फिर ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैकबुक जो है, मैकबुक को जो है उसके अंदर ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि होता है नहीं, वो वैसे ही बहुत ग्राफिकली बहुत इंटरफेस उसका बहुत अच्छा होता है, तो उसमें आ सकता है। ठीक है, आपके पास i7 10th जनरेशन 8 GB रैम है तो आपके पास तो यानी कि हर चीज चल जाएगी। तो i7 4th जनरेशन 8 GB, ये भी बिल्कुल आपने बिल्कुल परफेक्ट बताया कि यहाँ पर ये चीजें भी आ जाएंगी इसी के ऊपर। तो जो आप मुझे यहाँ पर बता रहे हैं जिसके ऊपर आता है तो ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर ग्राफिक कार्ड अगर तो आप लोग सपोर्ट करता है आपका सिस्टम तो आप लगवा लें, अदरवाइज नहीं भी है तो आप रैम अपनी कम से कम कोई 8 GB 10 GB प्लस भी रख लेंगे तब भी उसकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। ग्राफिक कार्ड रेंडरिंग के लिए यूज किया जाता है ज्यादा, या फाइल हैवी फाइल्स को सेव वगैरह करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, कोर i5 थर्ड जनरेशन बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। 4 GB हायर ये जो है आपके पास 4 GB रैम है, बट आप ये देखें कि आपके पास क्या नाम है i3 जनरेशन कौन सी है या i5 है, उसकी जनरेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है 4 GB को। ग्राफिक कार्ड का भी मैंने आपको बता दिया, एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड 2 GB का जो है वो आप लगवा लें तो आपके पास ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी मशीन अच्छी है तो फिर no प्रॉब्लम। अच्छा तनवीर, आपके पास एक कोर i7 है, सेकंड जनरेशन है, 4 GB रैम है। सेकंड जनरेशन काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। सेकंड जनरेशन के अंदर जब आप जाते हैं तो कम से कम 8 GB रैम के ऊपर चले जाएं, बेशक आपका कोर i7 ही क्यों ना हो, तो उसके लिए भी कम से कम 8 GB रैम अगर है तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चलेंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी लगवाते तो आप थोड़ा सा पुराना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, ओके। तो न्यू और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में डिफरेंस जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप लोगों को काम करने में प्रॉब्लम आएंगी। सिर्फ इतना होगा कि अगर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर एक काम मैं 10 मिनट के अंदर कर रहा हूं तो थोड़े ओल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर यही काम मैं आप 5 मिनट में करूंगा, सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि भाई शायद मैं इसके अंदर काम ही ना कर पाऊं या इसके वाली नहीं कि मैं चलेगा ही नहीं। जी क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास अभी ये GeForce का MX 130 है, इस पे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये यार फोटोशॉप अक्सर ना 8 GB लैपटॉप्स में हैंग होता रहता है, क्योंकि मेरे पास अभी इलस्ट्रेटर भी है और फोटोशॉप भी है। आप दोनों को एट ए टाइम ना चलाएं,
आप वन टाइम इसको फोटोशॉप यूज कर लें, उसको बंद कर दें, फिर आप उसको इलस्ट्रेटर चला लें। अगर आप कहते हैं कि आपके दोनों सॉफ्टवेयर सेम टाइम के अंदर एक्टिव होने चाहिए तो फिर आपको 16 GB रैम पे जाना पड़ेगा। नहीं चलें ठीक है, फिर मेरा तो लैपटॉप अच्छा कंपैटिबल है। हाँ बस ठीक है, वो इसका कोई इशू नहीं है, बस इसी में आ जाता है। अच्छा जी, नदीम कह रहे हैं i5 3rd जनरेशन है, 4 GB रैम है। ओके नदीम, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल जाएंगे। मैं अगर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और ओल्ड के अंदर सिंपल सी एक एग्जांपल यही दी आपको कि इसके अंदर ये नहीं है कि भी आप काम नहीं कर सकते। यही है कि जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर एक काम 10 मिनट में होगा, वो जरा थोड़े ओल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर 5-6 मिनट में हो जाएगा। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी काम आपका सारा होगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या यूआई डिजाइन है। नुमान, मैंने कहा कि मैं आप लोगों को लिंक जो है वो शेयर करूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके वहां पर इंस्टॉलेशन जो है वो आपको पता है कि जाते हैं और सेटअप का एक फोल्डर होता है, सेटअप के फोल्डर को रन कर देते हैं और आप इसको यूज कर लेते हैं। ओके जी, बाकी अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप अभी मुझसे कर लें, नहीं तो इंशाल्लाह जो है हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है प्रॉपर प्रैक्टिकली तरीके से हम इसको करेंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी ये डिस्कशन थी वो आज ही हो गया। कैन यू प्लीज यूआई डिजाइन अगेन। ठीक है इन्फिनिक्स, मैंने ये जो है हमारे पास जो यूआई डिजाइन मैंने आपको बताया, शॉर्टकट के अंदर मैंने एक लाइन बोली, हर वो डिजाइन जो डिवाइसेस के अंदर डिस्प्ले हो सके, इट्स अ यूआई डिजाइन। यूआई डिजाइन इज इक्वल टू यूजर इंटरफेस डिजाइन। अब देखें डिवाइसेस के अंदर कौन कौन से डिजाइन आ सकते हैं, मोबाइल ऐप आ सकता है, ठीक है, वेब आ सकती है, वेब के बाद गेम्स आ सकती हैं, गेम्स के बाद आप कोई भी ट्रोली वीडियो सब चीज देखते हैं, कोई भी चीजें हैं, सब जो है डिजाइन इसमें आ सकते हैं। सर ये क्लास 2 PM तो हो सकती है, नहीं इस क्लास की जो आपकी टाइमिंग है 4 to 6 ही है, कि 4 to 6 यानी कि इसके ऊपर चलेगी, 2 PM जो है वो उसके लिए पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। ठीक है, अब बाकी वाली जो है आपके साथ वो जो है रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो शेयर हो जाया करेगी, चाहे वो आप 2 PM देख लें या जैसे भी देख लें, उसके अंदर आपके पास होगी वहां पर। अच्छा जी, उमैर ताहिर जी, उमैर आपको जैसे ही आप ये क्लास खत्म होगी, रिकॉर्डिंग जो होगी अपलोड करके आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। सर ये अगली क्लास कब होगी? आपकी ये क्लास जो है आप दोबारा कल, यानी कि आपके जो टाइमिंग वीक में 2 days आपकी क्लास होगी, इसमें 4 to 6 आपकी टाइमिंग है। अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन एक आया कि वेक्टर और पिक्सेल्स के अंदर डिफरेंस मैं बताता हूँ। वेक्टर और पिक्सेल्स के अंदर जब बात करते हैं तो हमारे पास दोनों सॉफ्टवेयर का भी मैंने आपको बता दिया, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर है। लेकिन अगर मैं वेक्टर और पिक्सल को थोड़ा सा डिफाइन करूँ, जो कि मैं ऑलरेडी काफी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। वेक्टर को हमारा पाथ बेस बनता है। पाथ क्या होता है कि उसके ऊपर उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज मैं जितना मर्जी कर लूं वो कभी भी पिक्सलेट नहीं होता, इसीलिए प्रिंट मीडिया के ज्यादातर लोग वेक्टर बेस काम करते हैं। पिक्सेल्स को मैं थोड़ा सा भी उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो वो ब्लर हो जाता है, वो पिक्सलेट हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमने जब भी काम करना होता है पिक्सल बेस के ऊपर, वो फोटोशॉप के अंदर होता है। फोटोशॉप के अंदर यहाँ पर सारी की सारी चीजें हम पिक्सल बेस बनाते हैं। यूआई डिजाइन सिर्फ पिक्सल बेस होती है, क्योंकि हमें उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करके प्रिंट आउट नहीं निकालने होते हैं, हमें उसका साइज जो है वो कभी भी जो एक स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज मैंने रख दिया उसी स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज के ऊपर हमने इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर देना होता है। करके हम सब कवर कर लेंगे जी। ये मोहम्मद अब्दुल्ला, ये 2 months का बहुत है, 2 months के अंदर जो है आप ये दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर आप कमांड हासिल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थ्योरी नहीं होती। थ्योरी का वर्ड मैं यूज ही नहीं करता, कभी कभी हम लोगों ने 2 months आपको सिर्फ और सिर्फ इसी तरह सारा लेक्चर बोल के ही जाना। मैं आपको कंप्लीट इधर गाइड करूंगा, टूल कैसे यूज किए जाते हैं, कौन से टूल ने कब कहाँ कैसे यूज करना है, इन सब की जितनी भी डिटेल है वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दूंगा, तो जिससे आप ये 2 months के अंदर इसको इंशाल्लाह ताला कवर कर जाएंगे। रजा कोई बात नहीं, आप जिम का टाइम थोड़ा बहुत आगे कर लें, उसने कौन सा 2 घंटे बाद बंद हो जाना होता है जी। आपको इसका नदीम फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर, अगर फाइनल प्रोजेक्ट तो एंड पे जाके होता है ना, मैं आपको हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट भी दिया करूंगा, आपने असाइनमेंट भी करनी है। असाइनमेंट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे का सारा आपको मैं यहाँ पर बताया करूंगा क्लास के अंदर, उसको किसी 1-2 की असाइनमेंट लेके उसको हम डिस्कस कर लिया करेंगे फिर उसमें, और आपको फिर फाइनल प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा। ठीक है,
तो इंशाल्लाह ये जितनी भी सारी चीजें हैं हम इसको जो है कल जो है लेक्चर जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट में इंशाल्लाह मैं आपको पहले इंस्टॉलेशन सिखा दूंगा। सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे पास ये जो कोर्स जो लिंक्स वगैरह होगा इसके अंदर, अगर किसी को डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आएगी तो मैं किसी एक के सिस्टम के ऊपर थ्रू एनीडेस्क उसके अंदर मैं इंस्टॉल कर दूंगा मैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, अगर कोई गूगल एडसेंस पे भी कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, मैं उसको भी गाइड कर दूंगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अभी के लिए फिर अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।